नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस को। ये हमारा मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस का पार्ट 2 है। ये सभी क्वेश्चन होंगे हिंदी भाषा में। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप इन गिवन नंबर्स पर कॉल कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों के ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके साथ ही आप टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। कि टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना होगा और सर्च करना होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इसको सर्च कर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने से आपको हमारे वीडियोस से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो बिना देर किए इसको ज्वाइन कर लीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। इस वीडियो में हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो 101 से शुरू होंगे, क्योंकि हम 100 क्वेश्चंस को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है उस वीडियो को तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर किया गया है। पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा तुगलक राजवंश से संबंधित। कहा गया है इसकी स्थापना गियाजुद्दीन तुगलक ने 1320 में की थी और इसमें 3 सुल्तान हुए हैं, गियाजुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो ये 3 मुख्यतः सुल्तान थे। और उसके बाद कहा गया है कि 1398 में बाबर के भारत आक्रमण के साथ ही तुगलक साम्राज्य का अंत हो गया था। तो 1398 में बाबर का आक्रमण नहीं हुआ था, तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था और इस समय इसका अंत नहीं हुआ था। और इस पहला और दूसरा कथन यहाँ हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर मुख्यतः ये 3 शासक ही थे हमारे तुगलक वंश के जो मेन थे। तीसरा कथन गलत हो गया, इसलिए उत्तर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है तुर्कों द्वारा मालवा और गुजरात को अपने अधीन लाने के प्रयास में के क्या कारण थे। तो पहला कहा गया है कि पहला कारण था उपजाऊ भूमि तथा जनबाहुल्य क्षेत्र था। उसके बाद कहा गया है पश्चिम के बंदरगाहों तथा गंगा घाटी को जोड़ने वाले जो व्यापारिक मार्ग थे उनका नियंत्रण करना था। उसके बाद अरब क्षेत्र से अच्छी नस्ल के घोड़ों का आयात करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे तीनों ही कथन सही हो जाएंगे। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कथन दिए हुए हैं, जिनसे आपके एक ही क्वेश्चन नहीं बल्कि 3-4 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रश्न है हमारा अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। कहा गया इनके द्वारा जो अभियान चलाया गया था और उसके साम्राज्य विस्तार के संबंध में कथन दिए गए हैं। इन्होंने अपना प्रथम सैन्य अभियान 1298 में किया था जो गुजरात के विरुद्ध था। उसके बाद कहा गया है कि 1301 में अकूत संपत्ति की लालसा के लिए इन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया और 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ पर जो हमारा सही है, पहला कथन सही है और तीसरा कथन सही है। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि अकूत संपत्ति की लालसा के लिए नहीं किया था। ये इन्होंने तुर्कों की सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किया था, क्योंकि तुर्कों की इस पर सत्ता थी इस क्षेत्र रणथंभौर पर और उसके बाद राजपूतों के पास चला गया था और उन्होंने इसको पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कहा गया है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दक्षिण भारत जो किए गए अभियान थे उनसे संबंधित प्रश्न है ये। 1306 और 7 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रायकरण और रामचंद्र के खिलाफ सैनिक अभियान चलाया था और देवगिरी अभियान के पश्चात अलाउद्दीन ने रायकरण को राय रायान की उपाधि दी थी। और 1309 से 1311 के मध्य में अलाउद्दीन ने वारंगल और मदुरई में स्वयं चढ़ाई की थी। फिर कहा गया है जो इनका दक्षिण भारत का अभियान था, इससे प्रसन्न होकर सुल्तान ने मालिक कफूर को, जो मलिक कफूर था, उसको मलिक नायाब की नियुक्त किया था, मलिक नायाब के पद पर। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही होगा? पहला कथन सही है। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि राय रायान की उपाधि इन्होंने जरूर दी थी लेकिन वो रायकरण को नहीं दी थी। किसको दी थी? रामचंद्र को। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से देखते चलिएगा, इससे आपका काफ़ी अच्छा रिविजन हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि 1309 और 11 के मध्य जो वारंगल और मदुरई पर इन्होंने स्वयं चढ़ाई की थी। तो इन्होंने स्वयं चढ़ाई नहीं की थी, इन्होंने मलिक काफूर को भेजा था। ये मलिक काफूर के द्वारा की गई थी जो इनका स्लेव था। उसके बाद हम देख रहे हैं चौथा कथन। चौथे में कहा गया है दक्षिण के अभियान में ये मलिक काफूर से प्रसन्न हुए थे और उनको मलिक नायाब इन्होंने नियुक्त कर दिया था। ये सही है। तो उत्तर जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में बात की गई है अलाउद्दीन खिलजी के जो बाजार पर नियंत्रण स्थापित किया था उसके क्या कदम उठाए गए थे उसके लिए। तो सबसे पहले कहा गया है कि सभी वस्तुओं को
तथा गुलामों की कीमतें जो थी उनको निर्धारित कर दिया था। उसके बाद खाद्यान्न, कीमती वस्तुओं तथा घोड़ों, गुलामों और मवेशियों हेतु इन्होंने बाजार स्थापित की थी दिल्ली में, और शाहाना नामक एक अधिकारी भी नियुक्त किया था। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही हो जाएगा वो तीनों ही हमारे कथन सही हैं, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये तीनों काम किए गए थे बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। फिर देखते हैं हम कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण किन मुख्य कारणों से किया था। अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने के लिए किया था या निर्यात के रूप में अपने विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए किया था। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा और आपको याद आ रहा होगा तो इसमें सिर्फ इनका सैन्य शक्ति को मजबूत करने का ही उद्देश्य था, निर्यात से संबंधित कोई भी उद्देश्य इनका नहीं था, इसलिए उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन कौन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए सुधार हैं। तो इन्होंने सेना को नकद वेतन देना शुरू किया था। उसके बाद कहा गया है कि उत्पादन के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि उत्पादन के आधार पर नहीं था। इन्होंने भूमि की नाप करवाई थी और उसके आधार पर राजस्व का निर्धारण किया था। तीसरा कथन देख लेते हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए दीवाने मुफ्त खराज की स्थापना की थी। ये भी बिल्कुल सही है, उत्तर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये जैसे क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि दीवाने मुफ्त खराज की स्थापना किस शासक के द्वारा करवाई गई थी, तो वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो ऐसे पॉइंट्स हमें याद करते हुए चलना है ताकि हमारा अच्छे से रिवीजन हो जाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में है। कहा गया है उसे धर्म और दर्शन में गहरी रुचि थी, बिल्कुल सही बात है। फिर कहा गया है कि उसका जो संलाप था वो मुसलमान रहस्यवादियों, हिंदू योगियों और जैन मुनियों के साथ था। संलाप मतलब जो उनकी बातें होती थी वो इन सबसे होती थी। उसके बाद वे योग्यता के आधार पर किसी को भी ऊंचे पद पर बैठा देता था और उनको अभागा आदर्शवादी भी कहा जाता है। अभागा आदर्शवादी किस लिए कहा जाता है, क्योंकि उनको किसी चीज़ में भी सफलता नहीं मिल पाई और वो अपने आदर्शों के हिसाब से नहीं चल पाए। तो आदर्शों के हिसाब से चलने के बावजूद वो सफल नहीं हो पाए मेनली। तो यहाँ पर हमारे चारों ही कथन बिल्कुल सही हैं और उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। फिर प्रश्न आता है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली से जो राजधानी स्थानांतरण की गई थी उससे संबंधित। कहा गया है दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी लेकर गए थे, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर कहा गया है कि नई राजधानी का नाम इन्होंने दौलताबाद रख दिया था। उसके बाद कहा गया है कि स्थानांतरण का कारण दिल्ली के समीप जो संघर्षशील साम्राज्य थे उनकी उपस्थिति थी। उसके बाद अंत में कहा गया है कि स्थानांतरण प्रक्रिया में दिल्ली की जो समूची आबादी थी वो चली गई थी देवगिरी। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही है वो पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत है क्योंकि आसपास के जो साम्राज्य थे वो संघर्षशील नहीं थे। इनका ये कारण नहीं था अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने का। इनका उद्देश्य था कि अपनी स्थिति को दक्षिण भारत में भी ये मजबूत कर सके। और चौथा भी ये गलत होगा क्योंकि समूची दिल्ली की आबादी नहीं गई थी। तो उत्तर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मोहम्मद बिन तुगलक की जो मुद्रा प्रणाली थी उसमें जो उन्होंने सुधार किए थे उससे संबंधित कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि उसने जो प्रतीक मुद्रा शुरू की थी भारत में, इसका चलन इन्होंने प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कहा गया है प्रतीक मुद्रा के रूप में उसने कांसे के सिक्के का चलन शुरू किया था। उसके बाद ये विश्व में अपनी तरह का प्रथम प्रयोग था। उसके बाद कहा गया है कि इस फैसले का कारण सोने व चांदी के भंडार में कमी था और ये अत्यंत सफल रही। तो पहली बात बिल्कुल सही है, इन्होंने प्रतीक मुद्रा का प्रारंभ किया था और कांसे के सिक्के चलाए थे। ये अपनी तरह का प्रथम प्रयोग नहीं था क्योंकि इससे पहले ईरान और मंगोल में इस तरह के प्रयोग हो चुके थे। और सोने चांदी के भंडारण में कमी थी, ये भी बिल्कुल सही है। और ये बिल्कुल भी सफल नहीं था, ये असफल प्रयोग था इनका, इसलिए उत्तर हमारा सही हो जाएगा 1, 2, 4 ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। फिर से मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के संबंध में दिए गए हैं कथन। इसमें कहा गया है खुरासन योजना का उद्देश्य था चीनियों की बढ़त को रोकना। देखिए यहाँ पर चीनियों की जगह आप मंगोल कर सकते हैं, तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा। कराचल अभियान कुल्लू और कांगड़ा क्षेत्र में चलाया गया था। देखिए इसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा विवादित है, लेकिन यहाँ पर हम इसको सही मानेंगे। और जो मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, वो इन्हीं के शासनकाल में आया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। इससे आपको ये पता चल गया है कि इब्न बतूता कहाँ का था, मोरक्को का। ठीक है, तो जो हमारा कथन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि इब्न बतूता किस वर्ष आया था भारत, या कितने वर्षों तक वो भारत में रहा था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें फिर मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो कृषि सुधार किए गए थे उससे संबंधित है। कहा जा रहा है कि दीवान अमीर एक कोही नाम से इन्होंने एक कृषि विभाग की स्थापना की थी और इन्होंने प्रत्येक इलाके को विकास प्रखंडों में विभाजित कर दिया था और प्रत्येक जो प्रखंड था उसका एक अधिकारी नियुक्त कर दिया था और इनकी ये जो योजना थी अत्यंत सफल रही थी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सत्य होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा कथन यहाँ गलत हो जाएगा। उत्तर हमारा है ऑप्शन नंबर ए।
फिर से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के संबंध में हमें कथन दिए गए हैं। कहा गया है इनके काल में कृषि उपज का 1/3 लगान के रूप में लिया जाता था और 6 साल का इन्होंने लंबा इनके समय पर अकाल पड़ा था और दक्षिण अभियान के दौरान इनकी सेना में प्लेग फैल गया था। और इसके साथ ही चौथा कथन दिया हुआ है कि इन्हीं के समय पर हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो पहला कथन गलत है क्योंकि इन्होंने 50%, मोहम्मद बिन तुगलक ने और अलाउद्दीन खिलजी ने लगान का 50% वसूला था। ठीक है, कृषि उपज का 50%। दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें फिरोज शाह तुगलक से संबंधित कथन दिए गए हैं। कहा है इन्होंने एकता व्यवस्था को वंशानुगत बना दिया था और सैन्य व्यवस्था में भी इन्होंने वंशानुगतता का सिद्धांत ले आए थे। और तीसरा कथन है कि सिपाहियों को नगद वेतन की जगह इन्होंने गांवों का भू राजस्व प्रदान किया था। यहाँ पर ये फिरोज शाह तुगलक के संबंध में तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, उत्तर डी हो जाएगा। फिर से फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक दृष्टिकोण से संबंधित और राजनीतिक कार्यों से संबंधित कथन दिए गए हैं। कहा गया है कि इन्होंने खुद को सच्चा मुसलमान और अपने राज्य को विशुद्ध इस्लामी राज्य घोषित किया था। फिर कहा जा रहा है कि इन्होंने भारत में पहली बार गैर मुसलमानों पर जजिया लगाया था और इन्होंने ब्राह्मणों को जजिया अदायगी से बाहर रखा था। उसके बाद कहा गया है कि ये पहला सुल्तान था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों को फारसी में अनुवादित कराया था। देखिए, पहला कथन बिल्कुल सही है और चौथा कथन सही है, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है असत्य कथन। तो असत्य हमारा दूसरा है और तीसरा है। असत्य इसलिए है क्योंकि इन्होंने पहली बार गैर मुसलमानों पर नहीं, ब्राह्मणों पर लगाया था जजिया कर। ठीक है, और अगर इन्होंने ब्राह्मणों पर लगाया था तो ये उनको बाहर कैसे रख सकते हैं, इसलिए तीसरा भी गलत हो गया है। तो हमसे गलत कथन पूछा गया है, इसलिए उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और तीसरा। फिर इसमें आ जाता है कि इनके लोक कल्याण से संबंधित जो कार्य थे उसमें कहा गया है कि फिरोज शाह तुगलक ने चोरी के अपराध के लिए हाथ, पैर, नाक, कान काटने की सज़ा को समाप्त कर दिया था और इन्होंने गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनवाए थे और बेरोजगार लोगों की सूची तैयार करवाई थी। और जो गरीब लड़कियां थी उनकी शादी की लिए जो दहेज की रकम थी वो भी ये अदा कर देते थे। तो ये सारे ही कथन सही हैं फिरोज शाह तुगलक से संबंधित, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन कौन फिरोज शाह तुगलक द्वारा लोक निर्माण कार्य से संबंधित कार्य किए गए थे। तो पहला लिखा हुआ है कि लोक निर्माण के लिए एक विभाग की स्थापना की थी, सही बात है। उसके बाद कई नहरों का भी निर्माण करवाया था और जो पुरानी नहरें थी उनमें मरम्मत का कार्य करवाया था, ये भी बिल्कुल सही है। और इन्होंने किसानों पर हक-ए-शर्ब नामक एक सिंचाई कर लगाया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हक-ए-शर्ब नामक एक सिंचाई कर किसके द्वारा लगवाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो यहाँ पर तीनों कथन हमारे सही हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताना है कौन कौन से कार्य फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाए गए थे। तो पहला लिखा हुआ है दीवान बंदगान की स्थापना, दीवान खैरात की स्थापना और फिरोजाबाद और जौनपुर नगरों की स्थापना। तो ये तीनों ही कार्य करवाए गए थे इनके द्वारा। फिर से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है तैमूर लंग के भारत आक्रमण के संबंध में। अभी हमने इसको देखा है कौन से वर्ष में हुआ था, ये 1398 में। ठीक है, कहा गया है तैमूर के आक्रमण के समय तुगलक शाह द्वितीय दिल्ली का शासक था। उसके बाद कहा गया है तैमूर ने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया था और तैमूर के आक्रमण से तुगलक वंश का संपूर्ण विनाश हो गया था। तो ये भी हम देख चुके हैं कि ये भी नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, संपूर्ण विनाश नहीं हुआ था। उसके बाद भी तुगलकों ने काफ़ी समय तक राज किया था। तो यहाँ पर जो हमारा असत्य कथन है, तो ये तीनों के तीनों कथन असत्य होंगे क्योंकि इस समय पर जो शासक था तैमूर के आक्रमण के समय वो था नासिरुद्दीन महमूद और इनका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार का भी नहीं था, इसलिए असत्य कथन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तीनों ही असत्य हैं, राइट। अगला प्रश्न है हमारा सल्तनत काल में सुल्तान की स्थिति के संबंध में। तो पहले में कहा गया है कि सुल्तान राज्य की हिफाजत और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, न्यायाधीशों की नियुक्ति इसी के द्वारा की जाती थी और किसी भी अधिकारी के खिलाफ जो सुल्तान था उसके पास अपील की सजा की जा सकती थी। और अंतिम दिया हुआ है कि कई सुल्तानों ने स्वयं को बगदाद के अब्बासी खलीफा का प्रतिनिधि घोषित किया था। तो ये भी घोषित किया था उन्होंने। यहाँ पर हमारे चारों कथन सही हैं, उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, फिर अगला प्रश्न आता है सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था के संबंध में। कहा गया है सुल्तान अपने मंत्रियों का चयन जो था वो स्वयं करता था और प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति था वो वजीर होता था और वजीर केवल सैन्य कार्यों से ही संबंधित होता था। महालेखा परीक्षक और महालेखाकार जो था वो व्यय तथा आय की जांच करते थे। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 4। तीसरा गलत है क्योंकि जो वजीर था वो केवल सैन्य कार्यों से नहीं संबंधित था, वो आय और व्यय की जांच से भी संबंधित था।
तो उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर आता है सैन्य व्यवस्था से संबंधित, जो सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था थी। दीवान अर्ज या सैन्य विभाग दूसरा सबसे बड़ा विभाग था। उसके बाद कहा गया है इस विभाग के प्रधान को आरजे मुमालिक कहा जाता था। जो समस्त सैन्य बल था इसकी कमान आरजे मुमालिक के पास ही थी। और फिर कहा गया है कि भारत में दीवान अर्ज की स्थापना सर्वप्रथम बलबन ने की थी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही होगा? पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो समस्त सैन्य बल थी उसका वो किसके अंदर थी? सुल्तान के अंदर थी, ना कि आरजे मुमालिक के अंदर। तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2, 3, 1, 2 और 4, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमको देखना है सल्तनत काल की धार्मिक और कानूनी व्यवस्था के संबंध में। पहले में कहा गया है दीवान रसाल धार्मिक मामलों से संबंधित विभाग था और जो इसका सर्वोच्च अधिकारी था उसको आला सदर कहते थे। और काजी जो था वो दीवानी मुकदमों का फैसला बनाए गए नियमों के आधार पर करता था और फौजदारी संबंधित जो मामले थे उनको मुस्लिम कानून के अनुसार उनको निपटाया जाता था। तो यहाँ पर हमारा जो सही कथन है वो पहला सही है और दूसरा सही है। तीसरे में क्या था? जो काजी दीवानी मुकदमों का फैसला करता था वो बनाए गए नियमों के आधार पर नहीं करता था बल्कि शरीयत के नियमों के आधार पर करता था। ठीक है, और जो फौजदारी संबंधित मामले थे उनको सुल्तान द्वारा जो नियम बनाए गए थे उनके आधार पर निपटाया जाता था। इसलिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है स्थानीय प्रशासन के संबंध में। तो पहला कथन है कि जिन अमीरों को इक्ता दिया जाता था उन्हें मुक्ति या वली कहते थे और सूबे के नीचे क्या क्या आता था? शिक, और शिक के नीचे आता था परगना। सूबे के नीचे आता था शिक और शिक के नीचे आता था परगना। ठीक है, तो ये दोनों कथन हमारे सही हो गए। तीसरा कथन देख लेते हैं। गांव 100-100 या 200-200 की इकाइयों में संगठित थे। ये कथन गलत है क्योंकि गांव जो थे वो 100-100 और 84-84 की इकाइयों में संगठित थे। चौथा कथन है कि गांव के सबसे महत्वपूर्ण लोग खुद और मुकद्दम होते थे। ये बात बिल्कुल सही है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, फिर इस प्रश्न में प्रशासन व्यवस्था से संबंधित कहा गया है कि दीवान इंशा राज्य में पत्र व्यवहार के कामकाज की देखरेख करता था और जासूसी जो करने वाले एजेंट थे उनको बरीद कहते थे और दरबार से संबंधित कामकाज वकील दर देखता था। तो यहाँ पर ये तीनों कथन हमारे बिल्कुल सही हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा इब्न बतूता से संबंधित। इब्न बतूता द्वारा सल्तनत काल के कृषि के संबंध में जो विवरण दिया गया है, इन्होंने कहा है कि एक वर्ष में चावल की 3 फसलें उगाई जाती थी उस समय पर और कहा गया है अलसी, गन्ना, कपास का उत्पादन किया जाता था और कोहलू में तेल पेरना, गुड़ बनाना और बुनाई करना ये सारे ग्रामोद्योग थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप मेंस में भी प्रयोग कर सकते हैं इन पॉइंट्स का। तो यहाँ पर हमारा इब्न बतूता के संबंध में ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है सल्तनत कालीन महत्वपूर्ण नगरों तथा बाजार के संबंध में। तो फिर से हमारे सामने आ जाता है कि इब्न बतूता ने दिल्ली को इस्लामी दुनिया के पूर्वी हिस्से का सबसे बड़ा नगर कहा था। ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अन्य महत्वपूर्ण नगर थे उसमें लाहौर, मुल्तान, कड़ा, लखनौती, अनहिलवाड़ और कैम्बे आते थे। उसके बाद कहा गया है बंगाल और गुजरात के जो नगर थे ये अपनी मसालों और हाथी दांत हेतु प्रसिद्ध थे। तो ये गलत है। ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि बंगाल और गुजरात के जो नगर थे ये कच्चे रेशम और सोने चांदी के लिए प्रसिद्ध थे, ना कि मसालों और हाथी दांत के लिए। तो पहला और दूसरा हमारा सही है। उत्तर ए हो जाएगा सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमें सल्तनत काल के ही व्यापार और उद्योग के संबंध में कथन दिए गए हैं। कहा गया है जो बंगाल का सोनार गांव था यहाँ पर कच्चे रेशम और मलमल काफ़ी विख्यात थे और कागज़ बनाने का जो कार्य था ये भारत में तुर्कों द्वारा शुरू करवाया गया था। और तीसरा कथन है कि चरखे का चलन आरंभ होने से कपड़े के उत्पादन में सुधार हुआ था। तो यहाँ पर हमारे ये तीनों कथन सही है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर हम देखते हैं सल्तनत काल में जो परिवहन और संचार व्यवस्था थी उसके लिए कहा गया है कि जो राजमार्ग थे ये अच्छी दशा में नहीं थे और यहाँ पर जो चोर और डाकू थे उनका भय परमानेंट बना रहता था। फिर कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद तक एक सड़क बनवाई थी। फिर हरकारों द्वारा डाक पहुँचाने की तीव्र व्यवस्था की गई थी और नई प्रकार की एक राहत व्यवस्था थी जो सिंचाई में जिससे सुधार किया गया था। तो हमारा पहला गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि जो राजमार्ग थे इनकी दशा अच्छी थी। ठीक है, अच्छी थी, लेकिन वहाँ पर चोर और डाकुओं का भय था।
तो ये पॉइंट गलत है, ये पॉइंट सही है। पहला कथन गलत हो जाएगा। फिर दूसरे, तीसरे और चौथा कथन हमारा बिल्कुल सही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राहत व्यवस्था किससे संबंधित है? सिंचाई में सुधार से। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम देखते हैं सल्तनत काल में गुलामी व्यवस्था से संबंधित। इस समय कहा गया है कि स्त्री और पुरुष गुलाम के लिए भारत और पश्चिम एशिया में बाजार हुआ करते थे और घरेलू नौकरों की जो स्थिति थी वो गुलामों से बेहतर होती थी। गुलामों को शादी करने और संपत्ति रखने की छूट नहीं थी। तो आखिरी कथन भी देख लेते हैं। हिंदू और मुसलमानों में गुलामों को आज़ाद करना एक अच्छा कार्य माना जाता था। देखिए ये बिल्कुल सही बात है। पहला कथन भी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि स्त्री और पुरुष जो गुलाम थे उनके लिए भारत और पश्चिम एशिया में बाजार हुआ करते थे, लेकिन घरेलू नौकरों की स्थिति गुलामों से बेहतर नहीं थी। गुलामों की स्थिति उनसे बेहतर थी और गुलामों को शादी करने और संपत्ति रखने की छूट नहीं थी। तो ऐसा भी नहीं था, उनको छूट थी। उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 4 सही है। फिर बात की गई है जाति और सामाजिक रीति रिवाज के संबंध में। पहले में कहा गया है ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति हो गई थी इस समय, और एक स्त्री को सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। फिर कहा गया है इस काल में ऊपरी वर्गों की स्त्रियों में पर्दा प्रथा का व्यापक प्रचलन हो गया था और पर्दा प्रथा को अरब व तुर्कों ने ईरानियों व यूनानियों से ग्रहण किया था। तो पहला जो कथन है वो हमारा गलत है, क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति इस समय पर नहीं दी गई थी। बाकी ये जो 3 कथन है ये बिल्कुल सही है। उत्तर हमारा हो जाएगा 2, 3, 4। फिर हम देखते हैं राज्य के स्वरूप के संबंध में। कहा गया है कि शासन में उच्च तथा निम्न स्तर पर मुसलमान ही कार्य कर सकते थे। तो क्या ऐसा था? ऐसा नहीं था, गलत हो जाएगा। फिर कहा गया है उलेमाओं द्वारा राज्य की नीति निर्धारित की जाती थी। ऐसा भी नहीं था। कौन से वो 2 शासक थे जिनके समय पर उलेमाओं को उतना महत्व नहीं दिया गया था? वो एक तो थे अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता होने चाहिए। फिर कहा गया राजकाज चलाने हेतु बनाए गए जो विनियम थे उनको जवाबित कहा जाता था। ये बिल्कुल सही बात है। फिर कहा गया अरबों तथा तुर्कों ने हिंदुओं को जिम्मियों का दर्जा दिया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के संबंध में। कहा गया है कि इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1347 में की थी। तो यहीं पर ये गलत हो गया, 1347 नहीं 1336 में की थी। और आरंभ में जो विजयनगर साम्राज्य था ये एक सहकारी राज्य व्यवस्था थी। ये कथन बिल्कुल सही है। उत्तर हमारा बी हो जाएगा। फिर आता है विजयनगर और बहमनी जो राज्य थे उनके हितों का टकराव क्यों हुआ था? तुंगभद्रा का दोआब, कृष्ण गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र और मराठावाड़ क्षेत्र। तो ये तीनों ही थे उनके बीच के हितों का टकराव का कारण। उत्तर हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहमनी राज्य से संबंधित कहा गया है कि इसकी स्थापना 1345 ईस्वी में हुई थी। गलत है, 1345 में नहीं 1347 में हुई थी। और इनके जो प्रथम शासक थे वो थे हसन गंगू। ये बिल्कुल सही बात है। फिर कहा गया है कि जो हसन गंगू थे इन्होंने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का खिताब धारण किया था। तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर हमारा बी हो जाएगा 2 और 3। अगला प्रश्न आता है फिरोज शाह बहमनी के संबंध में। कहा गया है जो फिरोज शाह बहमनी थे ये दक्कन को भारत का सांस्कृतिक केंद्र बनाना चाहते थे। बिल्कुल सही बात है। फिर कहा गया है उसने प्रशासन में हिंदुओं की उपेक्षा की थी। ऐसा नहीं था, गलत हो गया है ये। उसके बाद इन्होंने दौलताबाद के निकट पर एक वेधशाला का निर्माण कराया था। तो ये बात हमारी सही है। और फिर आता है हमारा अगला कि देवराय प्रथम ने उसे पराजित कर कृष्णा गोदावरी जो क्षेत्रफल था उसका अधिकार कर लिया था। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। 1, 3, 4 यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फिरोज शाह बहमनी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए कि ये दक्षिण भारत में जो दक्कन का क्षेत्र था उसको सांस्कृतिक केंद्र बनाना चाहते थे भारत का, और इन्होंने हिंदुओं की उपेक्षा नहीं की थी। साथ ही इन्होंने दौलताबाद के निकट में एक वेधशाला बनाई थी। कहाँ पर बनाई थी? दौलताबाद के निकट। और देवराय प्रथम ने उसे पराजित कर दिया था और कृष्णा जो गोदावरी क्षेत्र था उस पर अधिकार कर लिया था। तो इनसे संबंधित ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पता चल गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है कृष्णदेव राय जो थे ये तुलुक वंश के सबसे महान शासक थे और इन्होंने नौसेना के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। फिर कहा गया है कि इन्होंने बीजापुर के निकट नागलपुर नामक नया शहर बसाया था और तेलुगु, कन्नड़, तमिल कवियों को प्रश्रय दिया था। तो यहाँ पर जो हमारा सही है वो हो जाएगा 1, 2 और 4। इन्होंने बीजापुर के निकट नागलपुर नहीं बसाया था शहर, इन्होंने बसाया था ये विजयनगर के निकट। कहाँ बसाया था? विजयनगर के निकट। ठीक है, तो उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर बात आती है इन कथनों को हमें देखना है। कहा गया है 1498 में वास्को डिगामा कोचीन बंदरगाह पर आया था। तो कोचीन पर नहीं आया था, कौन से में आया था? कालीकट में आया था। ठीक है, तो ये
ईजी पॉइंट्स हैं, लेकिन तब भी ऐसे क्वेश्चंस करते वक्त हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा, आपका अच्छे से रिविजन हो जाएगा। फिर दूसरे में कहा गया है कि अब्दुल मजीद ने उसका पथ प्रदर्शन किया था, ये बिल्कुल सही बात है। फिर कहा गया है कि कुस्तुनतुनिया पर अरबों के नियंत्रण के बाद भारत आने वाले जलमार्ग का पता लगाया गया था, तो ऐसा नहीं था, ये कथन भी गलत है। पहला और तीसरा गलत हो गया है, सही उत्तर चुनना है, ऑप्शन ए होगा। फिर अगला प्रश्न है कि भारत में आलू, तंबाकू, मक्का इन सब की खेती शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को, बिल्कुल सही बात है। फिर कहा गया है पुर्तगालियों ने जापान के साथ भारत का व्यापार आरंभ किया था, ये भी बिल्कुल सही है, उत्तर सी हो जाएगा। तो ये दोनों पुर्तगालियों के द्वारा किए गए इंपॉर्टेंट कार्य थे। फिर आता है विदेश यात्रियों को उनके काल, जो शासक के काल में थे, उससे मिलाना है हमको। तो पहला दिया गया है निकोलो कोंटी देवराय प्रथम, सही है। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय, सही है। और दुआर्ते बाराबोसा, तो ये जो बाराबोसा थे सदाशिव राय के समय नहीं थे, ये आए थे कृष्णदेव राय के समय, ठीक है। और कृष्णदेव राय के समय एक और लोग आए थे, वो थे डोमिंगो पायस। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, तीसरा गलत हो गया है क्योंकि। फिर आता है बन्नी हट्टी की लड़ाई। ये जो बन्नी हट्टी की लड़ाई थी ये कब हुई थी? ये हुई थी 1565 में, और इस समय विजयनगर का शासक राम राजा था। तो राम राजा नहीं था, सदाशिव राव था। पहला कथन ही गलत हो गया है हमारा। फिर इस लड़ाई में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बरार की संयुक्त सेना ने विजयनगर को पराजित किया था। तो इसमें बरार नहीं था, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना थी, तो दूसरा भी गलत हो गया है। उसके बाद कहा गया है कि इस लड़ाई से विजयनगर की जो राजनीतिक हैसियत थी इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया था। तो जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी पराजय हुई थी, तो जब पराजय हो जाएगी तो उनकी हैसियत में परिवर्तन कैसे आ सकता है? इसलिए इसमें से कोई भी हमारा सही नहीं होगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर कहा गया है सल्तनत काल में बंगाल के संबंध में। 12वीं सदी में इसकी राजधानी सोनारगांव थी, और बलबन ने अपने काल में बुगरा खां को वहां का शासक बनाया था, और गयाजुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित कर दिया था। यहाँ पर हमारा पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि सोनारगांव नहीं थी इस समय पर इसकी राजधानी। देखिए इस समय पर 12वीं सदी में इसकी राजधानी थी लखनौती, ठीक है, और इसी समय पर बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। अगला देखते हैं, अगले इस प्रश्न में जो हमारा सही उत्तर होगा वो हमने देख लिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर बंगाल दिल्ली सल्तनत से पूर्णतया स्वतंत्र हो गया था, और फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में एक बार फिर से मिला लिया था, और अकबर ने इसे अपने साम्राज्य से बाहर रखा था। तो यहाँ पर जो हमारा सही कथन है वो केवल कथन 1 होगा, दूसरा गलत है क्योंकि ये पुनः नहीं मिला पाए थे, और अकबर के समय पर ये दिल्ली जो था वो इसका अहम हिस्सा था मुगल साम्राज्य का। तो उत्तर यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्तनत काल में गुजरात राज्य के संबंध में कहा गया है। पहला कथन है कि 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। उसके बाद 1407 में कहा गया है कि अहमद शाह प्रथम, जो मुजफ्फर शाह के उपनाम से बैठा था, गुजरात की गद्दी पर बैठा था, और जफर खां को गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक इन्होंने माना था। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा केवल कथन 1 सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। देखिए यहाँ पर जो दूसरा कथन गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि अहमद शाह प्रथम नहीं बैठा था मुजफ्फर शाह के नाम से, जफर खां बैठा था 1407 में मुजफ्फर शाह की उपाधि लेकर। और यहाँ पर जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुजरात राज्य का, वो माना जाता है अहमद शाह को, जो बाद में बना था। इसीलिए दोनों कथन हमारे गलत हैं। जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात के शासक अहमद शाह के संबंध में कहा गया है कि इसने अहमदाबाद नगर बसाया था। उसके बाद इसने जो राजधानी थी उसको पाटन से हटाकर अहमदाबाद ले गया था, और फिर प्रथम बार गुजरात में जजिया कर लगाया था, और सिद्धपुर के मंदिरों को नष्ट कर दिया था, सिद्धपुर के मंदिरों को। तो यहाँ पर ये चारों कथन हमारे सही हैं, उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। तो इनको फिर से देख लीजिए, ये गुजरात के शासक अहमद शाह के संबंध में है। इन्होंने ही अहमदाबाद नगर बसाया था और राजधानी को पाटन से अहमदाबाद ले गए थे, और इन्होंने प्रथम बार गुजरात में जजिया कर लगाया था, और जो सिद्धपुर के मंदिर थे उसको इन्होंने नष्ट किया था। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। फिर कहा गया है महमूद बेगड़ा के संबंध में कहा गया है कि गुजरात का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान महमूद बेगड़ा था। इसने 50 वर्ष से अधिक तक गुजरात पर शासन किया, और गुजरात के 2 अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य गिरनार और चंपानेर को जीता था। इसके साथ ही वे मुगल बादशाह हुमायूं के समकालीन था। तो महमूद बेगड़ा के संबंध में पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, लेकिन ये हुमायूं के समय पर नहीं था, ये लोधी वंश चल रहा था उस समय पर, तो उनका समकालीन था महमूद बेगड़ा। उत्तर जो है वो हमारा हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है।
फिर देखते हैं मालवा साम्राज्य के संबंध में कहा गया है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच ऊंचा जो पठार था वहां पर स्थित था। 15वीं सदी में मालवा राज्य का वैभव अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच गया था और महमूद खिलजी ने मांडू को राजधानी बनाया था। तो यहाँ पर महमूद खिलजी जो था इसने मांडू को नहीं बनाया था राजधानी, बनाया था होशंग शाह ने। ठीक है, इसलिए तीसरा कथन गलत हो जाएगा। और जामा मस्जिद, हिंडोला महल और जहाज महल इस समय की विख्यात इमारतें हैं। तो उत्तर जो है वो हमारा हो जाएगा 1, 2 और 4। फिर बात की गई है मेवाड़ राज्य की। कहा गया है इसकी राजधानी जोधपुर थी, बिल्कुल सही बात है। फिर कहा गया है सबसे जो उल्लेखनीय शासक था वो राणा कुंभा था, ये भी सही है। फिर राणा कुंभा ने महमूद खिलजी से युद्ध किया था और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनाया था। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि राणा कुंभा ने महमूद खिलजी से युद्ध किया था और उसके बाद ही चित्तौड़ में विजय स्तंभ स्थापित किया था। उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा ऑप्शन। फिर हम देखते हैं शर्की राजवंश से संबंधित। इसमें कहा गया इसका जो संस्थापक था वो मलिक सरवर था। फिर कहा गया है इन्होंने ही, जो शर्की सुल्तान थे, इन्होंने जौनपुर को अपनी राजधानी बनाया था और उसके बाद कहा गया है कि जौनपुर को पूरब का सिराज इन्हीं के काल में कहा गया। तो ये तीनों कथन सही हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर शर्की साम्राज्य से संबंधित फिर से प्रश्न आ गया है। कहा गया है जौनपुर नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने जूना खां की स्मृति में 1349 में की थी। सॉरी, यहाँ पर 1359 में होगा, 1359 में की थी। फिर लिखा है कि साम्राज्य जो होता है, ये साम्राज्य पश्चिम में अलीगढ़ से लेकर पूर्व में दरभंगा तक विस्तृत था। उसके बाद इसका जो अंतिम स्वतंत्र शासक था वो हुसैन शाह शर्की था। तो हम देखते हैं कि जो पहला कथन है वही गलत हो जाता है, क्योंकि जौनपुर जो नगर था इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और किसकी याद में की थी? मोहम्मद बिन तुगलक की। इसलिए पहला कथन हमारा गलत हो गया है। दूसरा और तीसरा सही है, उत्तर हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन कश्मीर राज्य के संबंध में कहा गया है कि 14वीं सदी में शाह मिर्जा ने कश्मीर में एक मुस्लिम वंश की स्थापना की थी और तैमूर के आक्रमण के समय पर सुल्तान सिकंदर कश्मीर का शासक था। फिर अगला कथन है कि जैनुल आबदीन जो थे वो धार्मिक सहिष्णुता के कारण उनको कश्मीर का अकबर कहा गया। तो यहाँ पर ये तीनों कथन सही हैं, उत्तर हमारा डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। फिर लोदी वंश से संबंधित आ जाते हैं कथन। पहला कथन है कि ये अफगानी थे और मुख्यतः ये क्या थे? व्यापारियों के रूप में भारत आए थे और सिकंदर लोदी इसका संस्थापक था और लोदी वंश जो था ये शासन करने वाला पहला अफगान वंश था। तो यहाँ पर जो हमारा गलत है वो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सिकंदर लोदी नहीं, बहलोल लोदी इसके संस्थापक थे। पहला और तीसरा कथन सही है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर हम देखते हैं सिकंदर लोदी के संबंध में। कहा गया है सिकंदर लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा और मेवाड़ के राणा सांगा के समकालीन था। ये बिल्कुल सही बात है। फिर कहा गया उसने पैमाइश का एक नया बनाया था पैमाना, जिसको गजे सिकंदरी कहा गया। फिर उसने हिंदुओं पर फिर से जजिया लगाया था और कई हिंदू मंदिरों को भी इन्होंने तोड़ा था। ये भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा तीसरा भी सही है। फिर चौथा है कि 1504 में इन्होंने आगरा नगर बसाया था। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। फिर आता है तुर्क स्थापत्य कला के संबंध में। कहा गया है जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद थी ये मूलतः एक बौद्ध मठ कहा गया है। उसके बाद कहा गया 2.5 दिन का झोपड़ा ये एक जैन मंदिर था मूल रूप से। और तुर्क स्थापत्य में पशु पक्षी व मानव आकृतियों का बहुतायत में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हमको सत्य कथन की पहचान करनी है, तो ना ही ये सत्य है, ना ही ये और ना ही ये। बौद्ध मठ नहीं था, ये एक जैन मंदिर था मूल रूप से। और यहाँ पर सरस्वती देवी की मूर्ति पाई गई है। संस्कृत कॉलेज था यहाँ पर, 2.5 दिन का झोपड़ा यहाँ पर मिला है जहाँ पर निर्मित किया गया है। और जो तुर्क स्थापत्य है यहाँ पर पशु पक्षी और मानव आकृतियों का प्रयोग वर्जित था, इसलिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। फिर भारत में तुर्क स्थापत्य के संबंध में कहा गया है कि जो अपनी इमारतों में तुर्कों ने मेहराबों और गुंबदों का भरपूर प्रयोग किया। सही बात है ये बिल्कुल। मेहराब और गुंबद का इजाद तुर्कों ने किया था, तो इन्होंने नहीं किया था, ये रोम साम्राज्य से लिए गए थे। उसके बाद फिर दूसरों ने लिया, उसके बाद तुर्कों ने फिर वहीं से सीखा। ठीक है। फिर कहा गया है कि मेहराब व गुंबद के प्रयोग से बड़ी संख्या में स्तंभ की आवश्यकता नहीं रह गई थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। उत्तर हमारा हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन सी। फिर आता है हमारा तुर्क स्थापत्य के संबंध में कि जो इनकी इमारतें थी वो उच्च कोटि के हल्के गारा का इस्तेमाल करते थे ये लोग उसमें, और इसकी सजावट के लिए इन्होंने अरेबेस्क शैली का प्रयोग किया। और फिर कहा गया है इमारतों की सजावट हेतु उन्होंने हिंदू प्रतीकों से परहेज किया। तो परहेज नहीं किया, इन्होंने हिंदू प्रतीकों का भी प्रयोग किया था, इसलिए उत्तर हमारा ए हो जाएगा। तीसरा कथन गलत है।
फिर आता है कुतुब मीनार के स्थापत्य के संबंध में। इसका निर्माण सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था। ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया है, तो ये देखिए ग्रेनाइट नहीं किया गया था, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया था, दूसरा गलत हो गया है। फिर सजावट हेतु पीले बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद मीनार जो थी मूलतः 710 मीटर, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, 710 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 72.5, ठीक है, जो कहीं हमें 73 मीटर्स में मिलता है, तो इसको थोड़ा इसी दोनों के बीच में कंसीडर कर लीजिए। यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 3 और 4, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके हिसाब से 1, 3 और 4 हो जाएगा, यहाँ पर इसको प्रिंटिंग एरर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर कहा गया है दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य के संबंध में। पहला है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, तो ये बात बिल्कुल सही है। तुगलक स्थापत्य की प्रमुख विशेषता ढालू दीवार थी, ये भी सही है। गयाजुद्दीन और मोहम्मद तुगलक ने तुगलकाबाद का किला बनवाया था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर जो तुगलक सुल्तान ने थे, इन्होंने इमारतों के निर्माण में आमतौर पर भूरे पत्थरों का इस्तेमाल किया था, तो ये कथन भी बिल्कुल सही हो जाता है, इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं, ठीक। फिर आता है सूफी आंदोलन के उदय के पृष्ठभूमि के संबंध में। कहा गया है सूफी संतों पर मुताजिला या बुद्धिवादी दर्शन का अत्यधिक प्रभाव था, तो ये बात गलत है, क्योंकि जो सूफी संत थे वो बुद्धिवादियों को कहते थे कि ये नास्तिक हैं और उनको शंकावाद की दृष्टि से देखते थे, उनको शंकावाद फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराते थे, इसलिए ये कथन गलत हो गया है। फिर कहा गया इस्लामी कानून की 4 धाराओं में से हनीफी धारा तुर्कों के साथ भारत आई थी, ये बात सही है। फिर कहा गया सूफी रहस्यवादियों ने ईश्वर और जीव के बीच में प्रेम पर बल दिया, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर जो सूफी संत राज्य से कोई नाता नहीं रखना चाहते थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा जो कथन होगा सही वो हो जाएगा 2, 3, 4, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं मध्यकालीन भारत में सूफीवाद के संबंध में। कहा गया है कि इस समय सूफी 12 सिलसिलों में संगठित थे, ठीक है, और सिलसिलों का नेतृत्व जो करते थे उनको पीर कहा जाता था, तथा खानकाह उनके रहने का स्थान होता था। उसके बाद पीर के जो उत्तराधिकारी थे उसको वली कहा जाता था। देखिए पीर कहा जाता था जो करते थे इसका नेतृत्व, और इनके जो उत्तराधिकारी थे उनको क्या कहा जाता था? वली, ठीक है। उसके बाद कहा गया है सूफी संतों के कुछ आचार बौद्ध और हिंदू योगियों से भी प्रभावित थे, तो यहाँ पर ये चारों ही कथन हमारे बिल्कुल सही हैं, उत्तर हो जाएगा हमारा डी। फिर हम देखते हैं सूफी सिलसिलों के संबंध में एक और प्रश्न। इसमें कहा गया है इस्लामी कानून का पालन करने वाले जो सिलसिले थे उनको बेशरा कहा जाता था। इनको बेशरा नहीं, इनको बाशरा कहा जाता था, ठीक है। जो इस्लामी कानून का पालन करते थे उनको बाशरा कहा जाता था, और इस्लामी कानून से जो नहीं बंधे हुए थे उनको बाशरा कहा जाता था, ये गलत है। ये क्या कहे जाते थे? ये कहे जाते थे बेशरा, तो ये दोनों कथन हमारे यहाँ पर गलत हो गए हैं। फिर कहा गया चिश्ती, सतरिया, रोशनिया, सोहरावर्दी, कादरी, ये भारत में सूफियों के मुख्य सिलसिले थे, ये बात हमारी बिल्कुल सही है। लेकिन इस प्रश्न में हमसे असत्य पूछा गया है, तो जो असत्य है वो हो जाएगा 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिले के संबंध में कहा गया है ये दोनों सिलसिले जो थे ये बाशरा के अंतर्गत आते थे। फिर कहा गया है 13वीं और 14वीं शताब्दी में केवल इन्हें भारत में बड़ी संख्या में अनुगामी प्राप्त हुए, और उसके बाद कहा गया है चिश्ती सिलसिले की जो स्थापना थी वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, और सोहरावर्दी सिलसिले का भारत में संस्थापक बहाउद्दीन ज़कारिया था। तो यहाँ पर हमारे ये चारों कथन बिल्कुल सही हैं, उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर भक्ति आंदोलन के संबंध में कहा गया है कि भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तुर्कों के आगमन के बाद हुई, तो ऐसा नहीं है, तुर्कों के आने से पहले ही इसकी शुरुआत हो गई थी, और 13वीं और से 16वीं शताब्दी में इसकी सेकंड वेव आई थी, दूसरी बार इसका उत्थान हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद कहा गया है भक्ति आंदोलन का दूसरा चरण 13वीं 16वीं सदी के मध्य रहा, ये बिल्कुल सही बात है। फिर कहा गया है कि दक्षिण भारत में शुरू हुए आंदोलन के प्रवर्तक रामानुज थे, तो कौन थे प्रवर्तक? रामानुज नहीं थे, इसके प्रवर्तक थे शंकराचार्य, ठीक है। इस समय प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य, तो ये गलत हो जाएगा। हमने देख लिया पहला गलत है, तीसरा गलत हो गया है। उसके बाद भक्ति आंदोलन को उत्तर में ले जाने का जो कार्य था वो संत नामदेव और रामानंद ने किया, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। सत्य कथन हमको बताना है कौन सा सही है, दूसरा और चौथा, ठीक है। फिर हम देखते हैं, यहाँ हमको कथन और कारण दिया हुआ है, हमको सही बताना है। पहले में कहा गया है मध्यकाल में जाति और
जाति प्रथा और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती वाले आंदोलन काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। ठीक है, उसके बाद कहा गया तुर्क साम्राज्य की स्थापना से इस्लाम का प्रचार हुआ और ब्राह्मणों की शक्ति का ह्रास हुआ। तो यहाँ पर हमारा कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं, और जो कारण है वो कथन की सही से पुष्टि भी कर रहा है, इसलिए उत्तर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। फिर हम देखते हैं, कहा गया है कि नामदेव मराठी में भक्ति कविताएं लिखते थे। ठीक है, रामानंद ने विष्णु के स्थान पर राम की उपासना का प्रवर्तन किया, और रामानंद के जो शिष्य थे उनमें सभी जातियों के लोग थे, और इसमें ही एक कबीरदास भी आते थे। कबीरदास जो थे वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। तो यहाँ पर ये चारों कथन बिल्कुल सही हैं, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर हम देखते हैं वैष्णव आंदोलन से संबंधित, इसमें कहा गया है इसके अंतर्गत राम और कृष्ण जो थे ये केंद्रीय विषय होते थे। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु राम मार्गी शाखा से संबंधित थे। तो जो चैतन्य महाप्रभु थे ये राम मार्गी नहीं, ये कृष्ण मार्गी शाखा से संबंधित थे, जिनका जन्म नादिया जिले में हुआ था, बंगाल में। ठीक है, तो ये दूसरा कथन हमारा गलत हो गया है। यहाँ पर इनका जन्म स्थान बिल्कुल सही है। मीराबाई जो थी वो राजस्थान से थी, और नरसिंह मेहता गुजरात से थे। तुलसीदास जो मुगल शासक अकबर थे उनके समय पर थे। तो यहाँ पर 1, 3 और 4 हमारे सही हैं, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर कहा गया है मध्यकालीन संस्कृत साहित्य निर्माण के संबंध में 12वीं और 16वीं सदियों के मध्य में धर्मशास्त्रों पर बड़ी संख्या में टीकाएं लिखी गई थी। हिंदू कानून से संबंधित मिताक्षरा की रचना जो थी वो विज्ञानेश्वर ने की थी, और भाष्यकार चंडेश्वर तमिलनाडु से थे। तो ये तमिलनाडु से ना होकर कहाँ से थे, बिहार से। ठीक है, ये गलत हो गया है। फिर कहा गया है इस काल में जो अधिकांश संस्कृत रचनाएं थी वो उत्तर और पश्चिम भारत में लिखी गई। तो उत्तर और पश्चिम नहीं होगा, यहाँ पर दक्षिण में लिखी गई है बेसिकली। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम भारत में, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा सत्य वो हो जाएगा केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं अरबी और फारसी भाषा तथा साहित्य के संबंध में। कहा गया है फारसी भाषा का आगमन तुर्कों के आगमन के साथ हुआ था। उसके बाद भारत में फारसी भाषा का इस्तेमाल मुख्य रूप से इस्लाम पर लिखने वाले जो विद्वान थे उन्हीं लोगों तक सीमित था, तो ऐसा नहीं था। फिर कहा गया जो तुर्क थे उन्होंने देश में साहित्य और प्रशासन की भाषा के रूप में अरबी का प्रयोग किया। अरबी का नहीं, इन्होंने फारसी का प्रयोग किया था, ये भी गलत हो गया। फिर कहा गया है कि अमीर खुसरो फारसी भाषा का एक लेखक था और इनका जन्म पटियाली में हुआ था। तो यहाँ पर जो सही है वो पहला कथन सही है और चौथा कथन सही है। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं बाबर के संबंध में। कहा गया है कि 14 वर्ष की अल्पायु में ये फरगना राज्य की गद्दी पर बैठ गया था, और 1504 में काबुल को जीतने के पश्चात इन्होंने पातशाह की उपाधि ली थी, और ये स्वयं को तैमूर द्वारा विजित क्षेत्रों का वाजिब हकदार बताता था। तो यहाँ पर ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं बाबर के संबंध में, उत्तर डी हो जाएगा। फिर पानीपत के प्रथम युद्ध के संबंध में कहा गया है कि ये किसके किसके बीच लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। सही बात है। फिर कहा गया है बाबर ने उस्मानिया युक्ति का प्रयोग किया, ये भी सही है। और भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग हुआ, ऐसा नहीं था। बाबर ने कहा था कि पहली बार प्रयोग हुआ, लेकिन इससे पहले भी उत्तर भारत में बारूद का प्रयोग हो चुका था। ठीक है, बारूद का प्रयोग हो गया था, लेकिन यहाँ पर कहा गया है भारत में, उत्तर भारत में पहली बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, देखिए दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में हमको बारूद के प्रयोग की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग हुआ, ऐसा कथन गलत हो जाएगा। इसलिए जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा 1, 2 और 4, ऑप्शन बी। देन आगे देखते हैं, इसमें कहा गया है कि बाबर ने भारत में एक नई युद्ध पद्धति की शुरुआत की, बिल्कुल सही बात है। और इन्होंने भारत में अपने सभी युद्धों में जिहाद की घोषणा की थी, ऐसा नहीं था, इन्होंने सभी युद्धों में जिहाद की घोषणा नहीं की थी। उसके बाद कहा गया है कि अफगानों की तरह बाबर के सरदार भी उससे समानता का दावा करते थे, तो समानता का दावा भी नहीं करते थे। तो यहाँ पर ये भी गलत है और ये भी गलत है। उत्तर हमें बताना है असत्य कौन सा है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर अगला प्रश्न है हमारा, बाबर द्वारा भारत में जो युद्ध लड़े गए थे उनको देखना है हमें। पहला कहा गया है जो पानीपत का प्रथम युद्ध था ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, बिल्कुल सही है। खानवा का जो युद्ध था ये बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। और चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के बीच में, ये दोनों इंटरचेंज हो गए। फिर कहा गया घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान के बीच में लड़ा गया था, ये भी सही है। तो कौन सा सही है हमारा सुमेलित, 1 और 4। आगे बढ़ते हैं, ये युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो खानवा का जो युद्ध है ये राणा सांगा के साथ है और चंदेरी का जो युद्ध है ये मेदिनी राय के साथ।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें शेरशाह सूरी के संबंध में कहा गया है कि कलिंजर अभियान जो था वो शेरशाह सूरी का आखिरी सैनिक अभियान था, इसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी। बिल्कुल सही है। फिर इनकी मृत्यु के साथ ही दिल्ली पर हुमायूं का अधिकार हो गया था। तो अगर आपको याद हो तो 1545 में इनकी मृत्यु हुई थी और हुमायूं जो आए थे वो आए थे 1555 के आसपास। ठीक है, तो तुरंत नहीं आए थे, दिल्ली पर अधिकार तुरंत नहीं हुआ था, धीमे धीमे काफ़ी वर्ष लग गए थे। इसलिए उत्तर जो होगा सही वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमें दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण हमें देखना है। कहा गया है शेरशाह द्वारा जो बनवाई गई सड़कें और सराय थी उनको साम्राज्य की धमनियाँ कहा जाता था। उससे देश के वाणिज्य और व्यापार में काफ़ी तेजी आई थी। तो यहाँ पर दोनों ही बिल्कुल सही है और सही व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में कहा गया है कि परगना की व्यवस्था सिकदर द्वारा देखी जाती थी और परगना से ऊपर जो इकाई थी उसको शिक कहा जाता था और मुंसिफ ए मुंसिफान जो था वो राजस्व से संबंधित अधिकारी था। तो यहाँ पर भी ये तीनों बातें सही है, उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, तो मुंसिफ ए मुंसिफान कौन था? ये था राजस्व से संबंधित अधिकारी। फिर आता है जो शेरशाह था इसने मिश्रित धातु के सिक्के चलाए थे। तो ऐसा नहीं था, इन्होंने सोने चांदी तांबे के मानक सिक्के चलवाए थे, मिश्रित धातु के नहीं चलवाए थे। पहला कथन गलत हो गया है। इन्होंने उपज का 1/3 भू राजस्व के रूप में लिया था, बिल्कुल सही बात है। मुंसिफ या आमिल भू राजस्व उगाही की देखरेख करता था, तो ये कथन भी सही है, उत्तर बी हो जाएगा। फिर है कि शेरशाह सेना के लिए कबायली सरदारों की फौज पर निर्भर था। तो ऐसा नहीं था, एक संगठित सेना का निर्माण किया था शेरशाह ने। उसके बाद उसने घोड़ों के लिए डाक प्रणाली का इस्तेमाल किया, ये सही बात है। और सैनिकों के लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की, ये भी कथन सही है, उत्तर बी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अकबर के संबंध में। कहा गया है जो अकबर था उसका जन्म मारवाड़ के राजा के यहाँ हुआ था। तो मारवाड़ के नहीं हुआ था, अमरकोट के राजा के यहाँ हुआ था 1542 में। फिर कहा गया है हुमायूं की मृत्यु के समय जो अकबर था वो कालानौर में युद्धरत था, ये बिल्कुल सही बात है। और इनके राज्य अभिषेक के समय सिर्फ मात्र 13 वर्ष की आयु थी। तो उत्तर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है देहसाला प्रणाली के संबंध में। कहा गया है इसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों के फसलों की औसत उपजों और औसत कीमतों का हिसाब लगाया जाता था, बिल्कुल सही बात है ये। उसके बाद दूसरा कथन है कि जो औसत उपज का 1/4 जो था वो राज्य का हिस्सा तय कर दिया गया। तो यहाँ पर ये गलत है, 1/4 नहीं 1/3। ठीक है, और इसके तहत क्या होता था कि राजस्व की मांग नकद के रूप में की जाती थी। तो यहाँ पर ये भी सही है। और इसकी शुरुआत शेरशाह द्वारा की गई। तो शेरशाह द्वारा नहीं, अकबर ने इसको शुरू किया था। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 1 और 3 सही है। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, ये है अकबरकालीन कृषि व्यवस्था के संबंध में। कहा गया है जिस जमीन पर हर साल खेती होती थी उसको चाचर कहते थे। तो उसको चाचर नहीं, उसको पोलज कहते थे। पहला कथन गलत हो गया। फिर लगातार 2-3 साल की जो पड़ती भूमि थी उसको पोलज कहते थे, नहीं, उसको क्या कहते थे? चाचर। और 3 साल से अधिक की जो पड़ती भूमि थी उसको बंजर कहते थे। और जो बिल्कुल सही बात कथन है ये, उसका जो बंजर भूमि थी इस पर खेती करना भू राजस्व से मुक्त था। तो ऐसा नहीं था, भू राजस्व से मुक्त नहीं था, पूरी पद्धति स्थापित की गई थी और उस हिसाब से राजस्व निर्धारित किया जाता था जिस हिसाब से भूमि होती थी। इसलिए यहाँ पर जो कथन सही होगा वो हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन ए। फिर हम देखते हैं अकबरकालीन शब्दावली। जब्ती जो था उसका मतलब था कृषि उपज का निर्धारित अनुपात में बंटवारा। गल्ला बख्शी राजस्व निर्धारित हेतु रकबा पैमाइश की प्रणाली। तो ये दोनों ही आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। तो गल्ला बख्शी था कृषि उपज का निर्धारित अनुपात में बंटवारा और जो जब्ती थी वो था राजस्व निर्धारण हेतु रकबा पैमाइश की प्रणाली। ठीक है, तो ये दोनों गलत हैं यहाँ पर। फिर कंकूत या नसक, ये किसान द्वारा अतीत में चुकाए गए राजस्व के आधार पर लगान तय करना होता था, ये बिल्कुल सही है। इसलिए सत्य कथन ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है अकबर की मनसबदारी पद्धति के संबंध में। कहा गया है कि इसके अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी को एक मनसब का दर्जा दिया जाता था। सबसे नीचा जो था वो 10 का दर्जा था और सबसे ऊंचा 100 का था। तो सबसे ऊंचा 100 का नहीं था, 500 का था। ठीक है, और इसके अंतर्गत 2 प्रकार होते थे, जात और सवार। ठीक है, तो ये सही हो गया। मनसब की 4 कोटियां नहीं 3 कोटियां हुआ करती थी। यहाँ पर हमसे असत्य पूछा गया है, तो असत्य कौन सा हो गया है? दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित है। फिर से कहा गया है इसका मूल जो है वो चंगेज खां की दाशमिक प्रणाली में देखा जा सकता है।
सही बात है। इस व्यवस्था की शुरुआत 1560 में हुई थी, 1560 में नहीं हुई थी, इसके बाद हुई थी। कौन से ईयर में हुई थी आप कमेंट करके बताइएगा। फिर कहा गया है कि मनसबदारों को केवल नकद वेतन दिया जाता था, ऐसा नहीं था, उनको जागीरें भी दी जाती थी, ये भी गलत हो गया है। फिर 2500 से ऊपर की जो जात वाला था उसको अमीर उमदा कहा जाता था, ये सही बात है। फिर अमीरों या सरदारों की टुकड़ी में मुगल, पठान, हिंदुस्तानी और राजपूत चारों की भर्ती की जाती थी, ये भी बिल्कुल सही है। उत्तर हो जाएगा हमारा 1, 4 और 5 सही, ठीक, ऑप्शन सी। देन अकबरकालीन सरकारी संगठन के संबंध में कहा गया है कि फौजदारी शांति व्यवस्था से संबंधित अधिकारी था। फौजदार जो था वो शांति व्यवस्था से संबंधित अधिकारी था। अमलगुजार जो था वो भू राजस्व निर्धारित करता था। और खालिसा गांव को की जो आमदनी थी वो शाही खजाने में जाती थी। और इनाम भूमि विद्वानों तथा धर्म जो वेत्ता थे उनको आवंटित की जाती थी। तो यहाँ पर ये चारों कथन सही हैं, उत्तर डी हो जाएगा। फिर प्रश्न आता है अकबरकालीन सरकारी संगठन के संबंध में। कहा गया है राजस्व विभाग का प्रधान जो था वो वजीर था, और वजीर का मनसब सभी सरदारों के मनसब से ऊंचा होता था। और जो सैनिक विभाग था तथा जो खुफिया एजेंसी थी इसका प्रधान मीर बख्शी कहलाता था। तो पहला और तीसरा कथन यहाँ हमारा सही है। दूसरा कथन गलत है क्योंकि सबसे बड़ा जो मनसब था वो जो राज परिवार के सदस्य थे उनको दिया जाता था, ठीक है, उत्तर ए हो जाएगा। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन अकबरकालीन सरकारी संगठन के संबंध में। कहा गया है खुफिया अधिकारी को बरीद और सूचना अधिकारी को वाकिया नवीस कहते थे, बिल्कुल सही बात है। फिर मीर बख्शी और दीवान एक दूसरे के समकक्ष थे, ये भी सही है। और मीर सामान जो था ये सम्राट की गृहस्थी का प्रबंध करता था। उसके बाद कहा गया है कि शाही कर्मशाला को कारखाना कहा जाता था, ये भी सही है। उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये चारों ही कथन बिल्कुल सही हैं। फिर आता है अकबरकालीन सरकारी संगठन के संबंध में। आला काजी धर्मार्थ अनुदानों के लिए जिम्मेदार था। उसके बाद कहा गया है आला सदर ये न्याय विभाग का प्रधान था। तो ये दोनों इंटरचेंज हो गए हैं। आला काजी जो था ये न्याय विभाग का प्रधान था, और आला सदर जो था ये धर्मार्थ अनुदानों के लिए जिम्मेदार था, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों गलत भी हो गए हैं। उसके बाद कहा गया है मध्याह्न तक चलने वाले जो दरबार आम में अर्जियों की सुनवाई होती थी, ये बिल्कुल सही बात है। फिर गुप्त मशवरों के लिए गुसल खाने का इस्तेमाल किया जाता था, ये भी सही है। और अकबर का जो साम्राज्य था वो 15 सूबों में बटा था, तो 15 में नहीं बटा था, ये 12 में बटा था, ये कथन भी गलत हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा 3 और 4। हमें यहाँ पर असत्य बताना है एक्चुअली। तो असत्य हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला असत्य है, दूसरा असत्य है और 5वां असत्य है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है अकबर की राजपूत नीति से संबंधित। कहा गया है इसका उद्देश्य साम्राज्य के स्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना था, सही बात है। फिर कहा गया ये जो नीति थी ये दमन, सहयोग और समझौते पर आधारित थी, ये भी सही है। और राजा भारमल की बेटी जो थी हरका बाई से इन्होंने विवाह किया था इसी नीति के तहत, ये भी सही है। भारमल के जो पोते थे मान सिंह, इनको 7 हजारी का दिया था दर्जा, ये कथन भी बिल्कुल सही है, इसलिए उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही हैं। फिर आता है अकबर की धार्मिक नीति के संबंध में। उसने ब्राह्मणों और स्त्रियों पर से जजिया कर को हटा दिया था, ऐसा नहीं था, उन्होंने सभी पर से जजिया कर को हटा दिया था, ना केवल ब्राह्मणों और स्त्रियों से, इसलिए कथन गलत हो गया है। फिर है कि पवित्र स्थलों पर स्नान के लिए जो लगाया जाने वाला तीर्थ कर था उसको भी इन्होंने हटा दिया था, ये सही बात है। युद्ध बंदियों को जबरदस्ती मुसलमान बनाने की प्रथा को इन्होंने खत्म कर दिया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। और इन्होंने हिंदुओं को सरदारों के वर्ग में स्थान नहीं दिया, ऐसा नहीं था, इन्होंने हिंदुओं को भी स्थान दिया, इसलिए ये कथन गलत है। तो सत्य कथन है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है अकबर की धार्मिक नीति के संबंध में। कहा गया है इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की इन्होंने नीति को अपनाया था, बिल्कुल सही बात है। इस्लामी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने इबादत खाने का निर्माण किया। देखिए, तो इस्लामी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने इबादत खाने का निर्माण नहीं किया था। इबादत खाने का इन्होंने 1575 में निर्माण किया था, तो इनका उद्देश्य था जानने की इनकी जो इच्छा थी उसके तहत इन्होंने इसका निर्माण किया था। उसके बाद इसको 1578 में सभी धर्मों के लिए इसका दरवाज़ा खोल दिया था। तो ये सेकंड वाला कथन गलत हो गया है। तीसरा कथन है कि सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए इन्होंने दीन इलाही धर्म स्थापित किया था, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कहा गया है कि धार्मिक विषयों पर इन्होंने उलेमाओं को सर्वोच्च घोषित करने के लिए महजर घोषित किया था, घोषणा पत्र जारी किया था। तो महजर किस वर्ष घोषित हुआ था और इसको किसने इसको बनाया था, यह मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और इस यहाँ पर ये कथन गलत है क्योंकि इन्होंने इसमें उलेमाओं को सर्वोच्च नहीं घोषित किया था, इन्होंने स्वयं को सर्वोच्च घोषित कर दिया था, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो केवल 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
देखिए कमेंट में अगर मैं कहती हूँ बताने के लिए तो आप लोग प्लीज़ बताया करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और जिसको आंसर्स नहीं पता है उसको पता चल जाएंगे। जो लोग ऐसा करते हैं उनको वेरी गुड, करते रहिए, कमेंट करते रहिए जो आपको सही आंसर्स आते हैं उसके, ठीक है। तो तौहीद इलाही के संबंध में कहा गया है ये सूफी मत जैसा एक पंथ था, इसकी स्थापना अकबर ने की थी और इस पंथ में दीक्षा देने का कार्य बादशाह द्वारा रविवार को किया जाता था। फिर कहा गया है इस पंथ हेतु एक धर्म ग्रंथ और कई पूजा स्थल थे। तो कई पूजा स्थल थे बिल्कुल भी नहीं थे, और ज़्यादातर हिंदू सरदारों ने इस पंथ में दीक्षा ग्रहण की थी, ऐसा भी नहीं है। एक जो थे वो थे बीरबल, ठीक है, बीरबल ने इसमें की थी, जो एक महत्वपूर्ण थे। इसलिए जो सही होगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। फिर कहा गया है अकबर द्वारा किए गए सामाजिक और शैक्षिक सुधार। कहा गया है कि इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी और जो विवाह की न्यूनतम थी उम्र वो लड़कियों के लिए 16 और लड़कों के लिए 18 इन्होंने कर दी थी, और विभिन्न कृतियों का इन्होंने फारसी में अनुवाद करवाया था और उसके लिए इन्होंने अनुवाद विभाग भी स्थापित किया था। गणित, कृषि, ज्यामिति, खगोल विज्ञान जैसे इन्होंने धर्मेतर विषयों पर शिक्षा पर जोर दिया। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, लेकिन ये उम्र गलत दी हुई है, ये 14 और 16 होगी, ठीक है। इसलिए जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं। मुगल काल में आम लोगों के जीवन के संबंध में कहा गया है कि इस समय पर जो आम पुरुष थे वो लंगोट और महिलाएं साड़ी धारण करती थी और उत्तर भारत में जूते का चलन आम हो गया था। उसके बाद कहा गया है कि चावल, मोटे अनाज और दाल लोगों का मुख्य आहार थी और जो उस समय पर आबादी थी 17वीं सदी के आरंभ में वो 2 करोड़ के लगभग थी। तो यहाँ पर जो हमारा सत्य कथन है वो हो जाएगा पहला और तीसरा। दूसरा कथन गलत है क्योंकि इस समय पर जूते का चलन नहीं हुआ था और आबादी जो थी वो लगभग 12.5 करोड़ थी, ठीक। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में भारत में कृषि की अवस्था के संबंध में कहा गया है कि 17वीं सदी में 2 नई फसल तंबाकू और मक्का उगाई गई थी। सही बात है, इस समय पर पुर्तगाली आ गए थे, ठीक है, तो उनसे प्रेरणा मिली थी। आलू और लाल मिर्च की खेती 18वीं सदी में शुरू हुई थी, ये भी सही है। फिर कहा गया चावल और शक्कर का जो निर्यात था ये भारत से होता था, ये भी सही है। खेती में सुधार और विस्तार हेतु तकावी दिए जाते थे, तकावी एक प्रकार का ऋण होता था। तो ये चारों ही कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुगल कालीन सरदार तथा जमींदार वर्ग के संबंध में कहा गया है कि आरंभ में जो अधिकांश मुगल सरदार थे तुर्की और उसके आसपास के क्षेत्र से होते थे। फिर अकबर के शासनकाल में हिंदुओं को भी सरदार वर्ग में शामिल किया जाने लगा और उसके बाद ऐसे हिंदू सरदारों में अधिकांश राजपूत राजा हुआ करते थे और जहांगीर के शासनकाल में अफगानों को भी सरदार वर्ग में शामिल किया गया। तो यहाँ पर हमारा केवल पहला कथन गलत है क्योंकि आरंभ में जो अधिकांश मुगल सरदार थे ये तुर्की तथा आसपास के क्षेत्र के नहीं होते थे। ये कहाँ के होते थे? जो तुरान का क्षेत्र था, ईरान, तजाकिस्तान, वहाँ के क्षेत्र के थे बेसिकली। तो उत्तर जो हमारा सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुगल कालीन वाणिज्य व्यापार संगठन के संबंध में कथन दिए हुए हैं। इसमें कहा गया है कि स्थानीय और फुटकर जो व्यापार थे करने वाले, इनको सेठ, भोरा और मोदी कहा जाता था। तो जो बड़े व्यापारी होते थे उनको सेठ, भोरा और मोदी कहा जाता था, ठीक है। जो बड़े व्यापारी होते थे उनको कहा जाता था जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे। जो स्थानीय और फुटकर व्यापारी थे उनको नहीं कहा जाता था, इसलिए गलत हो गया। फिर कहा गया माल को थोक पैमाने पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य बंजारे करते थे। सही बात है। फिर नदियों और समुद्र तटों पर नावों के जरिए व्यापारिक परिवहन अत्यधिक विकसित था, ये भी सही है। और उसके बाद गुजरात तो जो था वो विदेशी माल का प्रवेश द्वार था, ये कथन भी बिल्कुल सही है, उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मुगल कालीन वाणिज्य व्यापार और मुद्रा व्यवस्था के संबंध में। कहा गया है कि मुद्रा का संचालन और हुंडियों का कारोबार जो था वो सर्राफ द्वारा किया जाता था और जो देश में पैसों के परिवहन हेतु हुंडियों का प्रयोग किया जाता था, ये भी सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। फिर कहा गया है कि यात्रियों के लिए बीमा की सुविधा भी उपलब्ध थी और अंत में कहा गया है कि मुसद्दी नामक अधिकारी जो होते थे वो बंदरगाहों की देखरेख करते थे। यहाँ पर ये चारों कथन बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखते हैं 17वीं सदी में भारत में व्यापार वाणिज्य के प्रसार हेतु जो कारक जिम्मेदार थे उनको हमें पहचानना है। कहा गया है कि देश का राजनीतिक एकीकरण और शांति व्यवस्था की स्थापना, उसके बाद संचार व्यवस्था में सुधार करना और देश में व्यापारिक माल के प्रवेश पर एक बार चुंगी और चांदी के मानक मुद्रा का चलन। तो यहाँ पर ये सभी कारण हो जाएंगे जो कारक जिम्मेदार थे, इसलिए उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा मुगल कालीन स्थापत्य के संबंध में। कहा गया है जो आगरा में किला है लाल बलुआ पत्थर से बना है और शाहजहां द्वारा इसका निर्माण करवाया गया
और फतेहपुर सीकरी में राजमहल सह किले का निर्माण अकबर ने 1572 में आरंभ किया था। और उसके बाद कहा गया है कि बाबर ने लाहौर तथा आगरा के निकट बगीचे बनवाए थे। तो दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला गलत है, क्योंकि आगरा का जो किला है उसका निर्माण शाहजहां ने नहीं, किसने करवाया था? अकबर ने। ठीक है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम आते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर, औरंगजेब की धार्मिक नीति के संबंध में। कहा गया है कि उसने अपने सिक्कों पर कलमा गोदने की जो अनुमति थी वो दे दी थी, अनुमति को इन्होंने समाप्त किया था, अनुमति दी नहीं थी, इसलिए पहला कथन गलत हो गया। फिर कहा गया नैरोज के त्यौहार और दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। और जो सभी सूबे थे उनमें मुहत्सिब को नियुक्त कर दिया था, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद कहा गया झरोका दर्शन और तुलादान की जो प्रथा थी उसको शुरू कर दिया था, तो इसको भी इन्होंने शुरू नहीं किया था, इसको समाप्त कर दिया था, इसीलिए पहला और चौथा कथन गलत है। तो हमें कौन सा कथन सही है? दूसरा और तीसरा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।